हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1995 में एक कल्ट क्लासिक गॉथिक हॉरर कॉमेडी फिल्म ड्रैकुला डेड एंड लविंग इट का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर है मेल ब्रुक्स। ये स्पूफ है ब्रैम स्टोकर की नॉवल ड्रैकुला का और साथ ही कुछ मूवीज का भी जो उस नॉवल पर बेस्ड है। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी बेस्ड है 1893 में। हम देखते हैं एक वकील थॉमस रैनफील्ड को, जो कि लंदन से ट्रांसिल्वेनिया आया है एक मीटिंग के लिए। खराब रोड उसे काफी दिक्कत दे रहे थे, इसलिए दूसरा पैसेंजर टोंगा स्लो करवाने के लिए बाहर झांकता है तो उसकी नजर पड़ती है सूरज पर, जो कि डूब रहा था। इसलिए अब ये किसी भी हालत में स्लो नहीं होंगे, क्योंकि इन्हें सनसेट से पहले विलेज तक पहुंचना होगा। इसलिए ड्राइवर सीधा इस घोड़ा गाड़ी को डाल देता है एरोप्लेन मोड पर। रास्ते में झटके खा खा कर रैनफील्ड परेशान था, लेकिन अब ये गाड़ी सीधा रुकेगी विलेज में। सनसेट से पहले वो सब गांव तक पहुंच गए, लेकिन तब तक रैनफील्ड की पूरी दुनिया घूम चुकी थी। रैनफील्ड को अब भी थोड़ा और आगे जाना था, लेकिन ड्राइवर कहता है कि अंधेरा हो चुका है, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, यहाँ से तुम्हें पैदल जाना होगा। ये कहकर वो तो चल दिया। अब गांव वाले उसे रोक रहे थे, लेकिन उसका जाना बहुत जरूरी है, इसलिए वो उनकी बात नहीं सुनता। इसे जाना है कैसल ड्रैकुला में काउंट ड्रैकुला से मिलने, जो कि एक वैम्पायर है, लेकिन रैनफील्ड ये बात नहीं जानता। Yes, I'm scheduled to meet Count Dracula. अब जैसे ये शेड्यूल बोल रहा है, वो रेफरेंस है 1974 वाली ड्रैकुला का। उसमें जोनाथन हार्कर ने कुछ ऐसे ही बोला था, और ये अजीब इसलिए है क्योंकि यूके और यूएस में इसे बोलने का तरीका अलग है। खैर, उसकी बात सुनकर गांव वालों के होश उड़ गए थे और वो उसे वार्न कर रहे थे कि उस कासल में वैम्पायर्स का वास है। यही वजह है कि ये सनसेट के बाद बाहर नहीं निकलते। एक झाड़ फूक वाली औरत उसके पास आकर उसे एक होली क्रॉस बेचकर वहां से चली जाती है, और ये औरत है डायरेक्टर मेल ब्रुक्स की वाइफ एन बैनक्रॉफ्ट। अब काफी समझाने के बाद भी वो नहीं समझा और गांव वालों को बाय बोलकर पैदल ही वहां से निकल गया। जल्दी वो कैसल तक पहुंच जाता है, जो कि कहीं से भी एक मीटिंग प्लेस नहीं लग रही। उसके आते ही दरवाजा अपने आप खुल जाता है। पूरे कासल में जमी हुई धूल और मकड़ी के जाले बता रहे थे कि ये प्लेस सालों से नहीं खुली, और उसके अंदर आते ही दरवाजा बंद भी अपने आप हो गया। रैनफील्ड अभी हैरान था कि तभी वहां आता है एक आदमी, जिसकी शैडो रैनफील्ड पर झपटने वाली थी, लेकिन वो उसे रोक देता है। यह काउंट ड्रैकुला और उसका हेयर स्टाइल रेफरेंस है ब्रैम स्टोकर की ड्रैकुला मूवी का, जो कि इससे 3 साल पहले आई थी। एक चमगादड़ रैनफील्ड का जायजा लेने आया था, जिसे देखकर ड्रैकुला एक फेमस लाइन बोलता है, बेला लुगोसी के ड्रैकुला वाली चिल्ड्रन ऑफ द नाइट। यहाँ वो अपनी विग उतार देता है और उसके पीछे का मजाक मैं आपको आगे समझाऊंगा। खैर, इसने रैनफील्ड को यहाँ पर बुलाया है कारफैक्स एबी नाम की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, जो कि है इंग्लैंड में। रैनफील्ड उसके पेपर्स लेकर आया था, जिसकी एक कॉपी वो ड्रैकुला को दे देता है, और अब ड्रैकुला उसका मालिक बन गया। लेकिन यहाँ गलती से रैनफील्ड के हाथ पर एक कड़ लग गया और उसका खून देखकर ड्रैकुला के मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन वो किसी तरह खुद को रोक लेता है। रात में रैनफील्ड आराम से सो रहा था, तभी उसकी आंख खुल जाती है क्योंकि 2 फीमेल वैम्पायर्स उसके रूम में आ गई थी, जो कि ड्रैकुला की वाइफ्स हैं। अब इससे पहले कि वो रैनफील्ड को लपेट देती, ड्रैकुला वहां पर आकर उन दोनों को भगा देता है। इसके बाद वो रैनफील्ड को यकीन दिला रहा था कि ये बस एक बुरा सपना था, लेकिन जब वो नहीं मानता तो वो उसे हिप्नोटाइज करके अपना गुलाम बना लेता है, और अब ये इसकी सेवा में लगा रहेगा। अगली रात वो इंग्लैंड के लिए निकल जाते हैं, और जिस शिप में ये जा रहे हैं उसका नाम है द डिमीटर, जो कि नॉवल से एक्यूरेट है। ड्रैकुला अपने कॉफिन में था क्योंकि वैम्पायर्स ऐसे सफर करते हैं, लेकिन यहाँ वो इंग्लिश वाला सफर कर रहा है क्योंकि रैनफील्ड ने कॉफिन को नहीं बांधा। समुद्र की लहरें कॉफिन को अच्छी तरह झुला रही थी और अंदर ड्रैकुला की हालत खराब थी। रैनफील्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोकने के बजाय वो खुद भी उसके साथ झूलने लगा। आखिर में किसी तरह उसने कॉफिन को रोक लिया, लेकिन तब तक तो ड्रैकुला को अच्छा खासा ट्रीटमेंट मिल चुका था। अब ड्रैकुला को भूख लगी थी, इसलिए वो शिप के क्रू को मारकर उनका खून पी जाता है, और जब शिप लंदन पहुंचता है तो उस पर डेड बॉडीज के साथ मौजूद था पागल रैनफील्ड, क्योंकि ड्रैकुला तो चमगादड़ बन के उड़ गया होगा। सभी मर्डर्स का ब्लेम गया रैनफील्ड पर, इसलिए फिलहाल वो बंद है एक असाइलम में। जबकि ड्रैकुला पहुंच चुका है ऑपरा में अपने नए नेबर से मिलने, जो है डॉक्टर स्यूअर्ट, जो कि उसी असाइलम का हेड है जिसमें रैनफील्ड बंद है, उसकी बेटी मीना, डॉक्टर स्यूअर्ट का असिस्टेंट और मीना का मंगेतर जोनाथन हार्कर, और उनकी फैमिली फ्रेंड लूसी। यहाँ वो सब आपस में बातें कर रहे थे, और पहली मुलाकात में ही ड्रैकुला को लूसी भाग गई थी, और लूसी का हाल भी वही था। उसी रात दोनों एक दूसरे को बालकनी से देख रहे थे। लूसी ने उसे क्लियर हिंट दे दिया था, इसलिए आधी रात को वो एक बैट में बदलकर फुल स्पीड में उसके रूम की तरफ उड़ता आ रहा था, लेकिन ठंड की वजह से लूसी ने खिड़की बंद कर दी, जिस वजह से उसका पोस्टर बन गया। तब भी हिम्मत ना हारते हुए वो खिड़की के जरिए अंदर घुस जाता है, लेकिन तभी वहां आ जाते हैं डॉक्टर स्यूअर्ट और जोनाथन, क्योंकि ड्रैकुला के गिरने की आवाज उन्हें भी आ गई थी। वो पूरे रूम को चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिलता क्योंकि वो तो सीलिंग पर चिपका हुआ था।
अब जाते हुए डॉक्टर जोर से दरवाजा बंद करता है, जिस वजह से वो नीचे गिर गया, जिससे लूसी भी हैरान हो गई, लेकिन उसने ड्रैकुला को नहीं देखा। अब वो उसका खून चूसना शुरू करता है और उसने लूसी को अपने केप से ढक लिया, जो कि रेफरेंस है क्रिस्टोफर ली के ड्रैकुला का। इसके बाद हम देखते हैं रैनफील्ड को, जो कि उसी पागल खाने में बंद है, क्योंकि अब ये पूरी तरह पागल हो गया। अब इसकी पूरी लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी। डॉक्टर ने इसे चाय पर बुलाया है, क्योंकि उसे भरोसा है कि ये बातचीत से समझ जाएगा, लेकिन उसकी हरकतें देखकर ऐसा नहीं लगता, क्योंकि खाने को छोड़कर वो सभी कीड़ों को पकड़कर खा रहा था। डॉक्टर के पूछने पर पहले तो वो डिनाई करता है, लेकिन डॉक्टर ने बड़ी आसानी से उसे रंगे मुंह पकड़ लिया, क्योंकि कीड़े की टांग उसके मुंह से बाहर निकल रही थी। डॉक्टर उसे काफी समझा रहा था, लेकिन जितना उसे समझना था उसने समझ लिया, इससे ज्यादा वो नहीं समझेगा। उसके सामने ही वो एक कीड़े के पीछे पड़ चुका था, और ये सब देखते हुए डॉक्टर को उसे फिर से लॉक करना पड़ा। इस सीन में रैनफील्ड की एक्टिंग ट्रिब्यूट है असली रैनफील्ड, ड्वाइट फ्राई को, बेला लुगोसी की ड्रैकुला वाले। इधर लूसी की हालत पंचर थी, क्योंकि ड्रैकुला उसका आधा खून चूस गया, लेकिन इनमें से कोई भी ये बात नहीं जानता। उसके गले पर ड्रैकुला के दांतों के निशान भी मौजूद हैं। लूसी की हालत उनकी समझ से बाहर थी, इसलिए डॉक्टर ने प्रोफेसर वैन हेल्सिंग को अपने पास बुला लिया, क्योंकि वो एक्सपर्ट है ऐसे वियर्ड केसेस में। उनके बिना ये लूसी की हेल्प नहीं कर सकते, और वैन हेल्सिंग का रोल किया है खुद डायरेक्टर मेल ब्रुक्स ने। वो एक कॉलेज में ऑटोप्सी सिखा रहा था, और उसके स्टूडेंट्स को पूरा भरोसा था कि हम बेहोश नहीं होंगे, लेकिन क्लास स्टार्ट होते ही आधे तो वैसे ही गिर गए, और जो भी बचे थे वो भी जल्दी ढेर हो गए। तभी एक नर्स डॉक्टर का लेटर लेकर वहां पर आती है, और अभी उनकी हेल्प के लिए जाएगा। इधर ड्रैकुला की आंख दिन में ही खुल गई, और मजे की बात यह है कि सूरज की रोशनी उसे नहीं जला रही। उसे लग रहा था कि शायद ये लूसी के खून का असर है, शायद जवान खून ने उसे क्योर कर दिया। चेक करने वो बाहर गार्डन में जाता है, जहां वो वाइन भी पीकर देखता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। आपको बता दूं कि खून के अलावा और कोई भी चीज वैम्पायर्स के लिए जहर है, लेकिन इसे कुछ भी नहीं हुआ। तभी उसे मिलता है रैनफील्ड, यानी कि वो भी फ्री हो गया। अब ड्रैकुला इस पावर के मजे ले रहा था, तभी अचानक उसका सूट जलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये बस एक बुरा सपना था, उसे रियल में कोई पावर नहीं मिली। अब भी रात है। उधर वैन हेल्सिंग वहां पहुंचकर लूसी को चेक कर रहा था। उसके गले पर बने निशानों को देखकर वो सीधा ही कह देता है कि ये काम है किसी वैम्पायर का। तब वो दोनों से मॉडर्न साइंस का बहाना देते हैं, लेकिन अगर ये मामला मॉडर्न साइंस का होता तो ये खुद ही उसे ठीक कर देते, इन्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। हेल्सिंग जानता है कि वैम्पायर उसका पूरा खून चूसने वापस आएगा, इन्हें किसी भी तरह उसे रोकना होगा, वरना लूसी गई समझो। अब हेल्सिंग डॉक्टर से कुछ किताबें मांगता है, जैसे कि द वैम्पायर्स ऑफ प्राग, जो कि रेफरेंस है मार्क ऑफ द वैम्पायर का, और साथ ही नॉस्फेराटू, जो कि रेफरेंस है नॉस्फेराटू का, जिसे सबसे पहली वैम्पायर फिल्म कहा जाता है। नॉस्फेराटू के जरिए उन्हें पता चलता है कि उस क्रिएचर को गार्लिक पसंद नहीं, इसलिए उन्होंने लूसी के पूरे रूम को गार्लिक से भर दिया ताकि वो चैन से सो सके, लेकिन गार्लिक की स्मेल क्या चैन से सोने देगी। हेल्सिंग के अंदाजे के मुताबिक ड्रैकुला रात में वापस आता है, लेकिन गार्लिक की वजह से वो अंदर नहीं आ पाता, इसलिए अब कोई और अंदर जाएगा, और वो है रैनफील्ड। ड्रैकुला ने उसके सेल्स के बाहर मोड़ दिए ताकि वो पाइप के जरिए नीचे उतर जाए, लेकिन उतरने के बजाय वो सीधा नीचे कूद गया, नहीं तो उसे पागल कौन कहेगा। खैर चुपके से लूसी के रूम में घुसकर वो सभी गार्लिक हटा रहा था, लेकिन गार्लिक से हटकर उसका ध्यान चला जाता है लूसी पर, और यहाँ इसने एक अलग ही कार्यक्रम शुरू कर दिया, जिससे लूसी भी जाग गई और दोनों ही एक दूसरे को देखकर चिल्लाने लगे। शोर सुनकर बाकी सब भी अंदर आ जाते हैं, और यहाँ रैनफील्ड फिर से पकड़ा गया। लूसी ने सब कुछ बता देती है, इसलिए रैनफील्ड वापस अपने सेल में पहुंच गया, और ड्रैकुला भी बाहर खड़ा होकर सोच रहा था कि कौन ज्यादा बेवकूफ है, रैनफील्ड या फिर वो खुद। खिड़की दरवाजे लॉक करके वो सब वापस चले गए, और लूसी आराम से सो गई। तब ड्रैकुला बाहर खड़े होकर लूसी पर अपना हिप्नोटिज्म टेस्ट करता है, और किस्मत से वो काम कर गया। लूसी खुद ब खुद उसके पास आ गई। वो बड़ी शांति से उसका खून पी रहा था, तभी मीना बाहर आकर उसे देख लेती है। वो चिल्लाती है तो बाकी सब भी आ जाते हैं, लेकिन अब कोई फायदा नहीं, लूसी मारी गई। गार्लिक इनके काम नहीं आया। खैर अगले दिन लूसी का फ्यूनरल हो गया था, लेकिन हेल्सिंग को भी चैन नहीं मिल रहा, क्योंकि उसका मानना है कि अब लूसी भी वैम्पायर बनकर वापस आएगी। इन्हें एक वुडन लॉग उसके दिल में घुसाना होगा ताकि वो वैम्पायर ना बने, लेकिन डॉक्टर इसके लिए तैयार नहीं। वो कहता है कि ये सब बातें बकवास हैं, इतने बड़े इंग्लैंड में भला कौन वैम्पायर हो सकता है। उसके ये कहते ही वहां पर पहुंच जाता है काउंट ड्रैकुला, जो कि उसके सवाल का जवाब है, लेकिन उसकी तरफ इनका शक नहीं जा रहा सिवाय वैन हेल्सिंग के। उसे ड्रैकुला पर डाउट है। इन दोनों ने ही एक दूसरे का नाम पहले सुना है। हेल्सिंग उससे पूछता है कि क्या तुम व्लाड टेप्स के वंशज हो, और ये बात कर रहा है व्लाड द इम्पेलर या व्लाड 3 ड्रैकुला की, जिससे इंस्पायर होकर ब्रैम स्टोकर ने ड्रैकुला बनाया। क्या यहाँ दोनों में काफी तगड़ी बहस चलती है, लेकिन कुछ देर बाद ड्रैकुला वापस चला जाता है। जो भी बातचीत इनके बीच हुई, उससे हेल्सिंग को इस पर भी शक हो रहा है कि शायद यही वो वैम्पायर हो सकता है, क्योंकि जब से उस घर में शिफ्ट हुआ तब से ये सब हो रहा है। ये सही सस्पेक्ट तक पहुंच गए, लेकिन हेल्सिंग पूरा श्योर नहीं। इधर क्रिप्ट में केयर टेकर लूसी के कॉफिन के पास बैठकर अपना गम भुला रहा था, तभी उसे कॉफिन में से लूसी की आवाज सुनाई देती है। वो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, और ये उसकी चाल है, क्योंकि वो भी एक वैम्पायर बन चुकी। वो आदमी जल्दी से कॉफिन खोलकर देखता है तो लूसी बिल्कुल सही सलामत लेटी हुई थी, बल्कि वो तो पहले से भी ज्यादा जवान लग रही है। वो उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, तो बदले में उसने भी एक लव बाइट दे दी, जो कि थोड़ी डेडली थी, इसलिए वो मारा गया। कुछ देर बाद हेल्सिंग भी वहां पर पहुंच गया था, और केयर टेकर की लाश उसे मिल गई, जिससे उसे कंफर्म हो गया कि उसका शक सही था।
इधर जॉनथन भी इसी बारे में सोच रहा था कि क्या पता हेल्सिंग सही हो, इसलिए एक बार चेक करना तो बनता है। डॉक्टर से परमिशन लेकर वो भी वहाँ के लिए निकल गया और वहाँ पहुंचते ही लूसी उसे मिल गई, जो कि उसे फंसाने का ट्राई कर रही थी, लेकिन वो नहीं फंसता, इसलिए वो जबरदस्ती पर उतर आई। वो जॉनथन को काटने वाली थी, लेकिन तभी हेल्सिंग ने होली क्रॉस का यूज करके उसे बचा लिया। क्रॉस के डर से लूसी अंदर जाकर उसी कॉफिन में छुप गई थी और यही सही मौका है उसे खत्म करने का। हेल्सिंग वुडन लॉग और हैमर से पकड़ा देता है, लेकिन जॉनथन का मन अब भी नहीं मान रहा। तब वो कहता है कि अगर ये तुमसे नहीं हो रहा तो हम इसका सर काट कर इसके मुंह में गार्लिक भर के इसका कान काट सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि ये क्या बकवास है, तो एग्जैक्टली यही हुआ था नॉवल में। खैर स्टेक वाला तरीका ज्यादा ठीक है, इसलिए जॉनथन काम पर लग गया और हेल्सिंग जाकर छुप गया पीछे, क्योंकि वो जानता है कि इस काम में कपड़े गंदे होंगे। जैसे वो हथौड़ा मारता है, ढेर सारा खून उस पर गिर जाता है, क्योंकि लूसी ने अभी अभी खाना खाया था। और यहाँ जॉनथन का जो भी रिएक्शन आप देख रहे हो वो एकदम रियल है, क्योंकि इस एक्टर को नहीं पता था कि इतना खून उस पर गिरेगा। She's dead enough. खैर तो ड्रैकुला मीना पर अपनी स्किल्स आजमा रहा था, लेकिन इस बार वो काम नहीं करती, क्योंकि मीना के साथ एक मेड भी मौजूद थी। दोनों इसके कमांड्स को लेकर कंफ्यूज हो रहे थे, इसलिए आखिर में उसे खुद ही अंदर जाना पड़ा। वो मीना को उठाने गया था, लेकिन मेड को उठाकर ले आया, इसलिए उसे फिर एक बार अंदर जाना पड़ा। इधर हेल्सिंग और जॉनथन वापस आ गए थे और डॉक्टर उन्हें देखकर पूरी तरह हैरान हो गया था, साथ ही परेशान भी। अब ये सब तो बातों में लग जाएंगे, लेकिन उधर ड्रैकुला मीना को लेकर अपने मैंशन पर पहुंच गया। उसके साथ काफी देर डांस करने के बाद वो उसे बाइट कर लेता है, क्योंकि इसे बनाना चाहता है अपनी वाइफ। अगली सुबह जॉनथन जाता है मीना के रूम में, जहाँ वो और उसकी सोती हुई मेड मौजूद थे। मीना उसे उठाकर वहां से भेज देती है, क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम करना था, जो कि है रोमांस। वो जॉनथन को काफी उकसा रही थी, लेकिन जॉनथन उसूलों का पक्का है। वो कोशिश करती रह जाती है और इतने में डॉक्टर वहां आ जाता है, लेकिन उसे देखते ही मीना ने पार्टी बदल ली। यह डॉक्टर जॉनथन पर काफी गुस्सा कर रहा था, तभी हेल्सिंग भी वहां पर आ गया। जॉनथन उसे बताता है कि मीना में कुछ गड़बड़ है, मानो वो किसी के स्पेल का शिकार हो, और ये सुनते ही हेल्सिंग सब कुछ समझ गया। वो मीना का स्कार्फ हटाता है तो वहाँ भी वैम्पायर के दांतों के निशान थे, जिससे सब कुछ क्लियर हो गया। मीना कहती है कि पिन लगाते वक्त ये हुआ था, लेकिन वो सच्चाई जानता है। वो एक होली क्रॉस उसके हाथों पर रख देता है, जिससे वो तुरंत ही बेहोश हो गई, साथ ही उसके हाथों की स्किन भी जल गई, यानी अब वो भी एक वैम्पायर का शिकार है। अब इन्हें जल्द से जल्द उस वैम्पायर को ढूंढना होगा, वरना ये मीना को भी खो देंगे, जो कि इनमें से कोई भी सहन नहीं कर पाएगा। हेल्सिंग का पहला शक जा रहा था काउंट ड्रैकुला पर, जो कि सही है, लेकिन ये हम जानते हैं ये नहीं। इनकी नज़र में वो कोई भी हो सकता है, और हेल्सिंग के पास एक अचूक तरीका है पता करने का। अगली रात वो एक बहुत ही शानदार पार्टी रखते हैं, जहाँ हर कोई इन्वाइटेड था, इवन रेनफिल भी। ड्रैकुला भी वहाँ पर आ जाता है पूरा तैयार होके, यानी अपनी विक के साथ। ड्रैकुला को लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो रेनफिल को प्लान समझा देता है कि गड़बड़ होते ही यहाँ से निकल लेना, साथ ही मुझे मास्टर भी मत कहना, लेकिन रेनफिल को तो आप जानते हो। ड्रैकुला सेम पिछली रात की तरह मीना के साथ डांस करता है, और ये तो हेल्सिंग का प्लान था। उन्होंने एक काफी बड़ा मिरर वहाँ पर लगा रखा था, जिसमें ड्रैकुला की रिफ्लेक्शन शो नहीं हो रही, जो कि वैम्पायर्स के साथ होता ही है। लोग उसे देखकर हैरान थे, या फिर ना देखकर, लेकिन उसे लग रहा था कि वो सभी इसका डांस देखकर हैरान है। खैर आखिर में उसे भी पता चल गया, और अब छुपने का कोई फायदा नहीं। मीना को लेकर वो सीधा वहां से भाग जाता है, और रेनफिल भी मास्टर चिल्लाते हुए उसके पीछे जा रहा था, लेकिन गार्ड ने उसे पकड़ लिया। जॉनथन ड्रैकुला का पूरा घर छान लेता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए वो सभी निराश थे। हेल्सिंग कहता है कि हमें रेनफिल को छोड़ना होगा, वही हमें उस तक पहुंचाएगा, और उसका ये प्लान कामयाब हो गया। वो उन्हें एग्जैक्ट उस पते तक ले आया जहाँ पर ड्रैकुला छुपा हुआ था। खैर अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, इसलिए ड्रैकुला मीना का बचा हुआ खून चूसने की तैयारी कर रहा था, ताकि वो दोनों हमेशा साथ रह सकें, लेकिन उससे पहले वो तीनों दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। या उन सब के बीच काफी डेंजरस फाइट चलती है, लेकिन हर तरफ से ड्रैकुला उन पर भारी था। आखिर में वो ऑलमोस्ट जॉनथन को मारने वाला था, तभी खिड़की से थोड़ी सनलाइट अंदर आने लगी थी, जिसका यूज हेल्सिंग ने अच्छे से किया, और ड्रैकुला को पीछे हटना पड़ा। जब कोई रास्ता नहीं बचता तो वो बैट का रूप लेकर सीलिंग में जाकर छुप जाता है, और अब ये तीनों चिंता में आ गए थे। लेकिन चिंता की क्या बात, जब रेनफील्ड के साथ वो छत पर ही बैठा था। अपने मास्टर की हेल्प करने के लिए वो थोड़ी सी छत खोल देता है, जिससे पूरी तरह सनलाइट अंदर आ गई, और ड्रैकुला का काम तमाम हो गया। वो जलकर भस्म हो जाता है, और जाते जाते भी वो रेनफिल को गाली दे रहा था। उसके जाते ही मीना को होश आ गया, क्योंकि वो उसके कंट्रोल से बाहर आ गई, और अब वो एकदम ठीक है। जॉनथन उसे उठाकर वापस ले गया। खैर रेनफील्ड अब भी काफी दुखी था, क्योंकि उसका मास्टर मारा गया। वो उसकी राख को वापस कॉफिन में डाल देता है, शायद इसी से उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। तब डॉक्टर उसे समझाता है कि अब तुम फ्री हो, तुम्हारा कोई मालिक नहीं, लेकिन लगता नहीं कि वो समझा। Yes, Master. हेल्सिंग भी एक आखिरी शब्द ड्रैकुला को बोल देता है, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। तो मूवी बहुत ज़्यादा फन और एंगेजिंग है। ये एक लाइट हार्टेड कॉमेडी है, जिसे आप कभी भी इंजॉय कर सकते हो। वैसे भी हम कई तरह के ड्रैकुला देख चुके हैं, तो एक थोड़ा फनी और स्टूपिड वाला भी जरूरी है। इसलिए इस मूवी की एक कल्ट फॉलोइंग है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो पुरानी कई मूवी से इंस्पायर्ड हैं, और हमें उनकी याद दिलाते हैं फनी वे में। और बाकी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आगे। तो अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था $30 मिलियन, और इसने कमाए थे $10.7 मिलियन, यानी कि बिग फ्लॉप। ये मेल ब्रुक्स की आखिरी फिल्म थी एज अ डायरेक्टर, और वाइफ एंड बैनक्रॉफ्ट के साथ आखिरी अपीयरेंस भी, जिसे खुद मेल ने डायरेक्ट किया।
उनकी आखिरी फिल्म में आखिरी सीन भी उन्हीं का है, यहाँ तक कि आखिरी डायलॉग भी। लेकिन मूवी जब पूरी तरह एंड हो जाती है तब जाकर ड्रैकुला एक वर्ड बोलता है वैन हेल्सिंग से जीतने के लिए। एन का जो कैरेक्टर आपने देखा उसका नाम था मैडम ऑस्पेंस्काया, जो कि रखा गया है मारिया ऑस्पेंस्काया पर, जिन्होंने मलेवा का रोल किया था द वुल्फमैन और फ्रैंकेस्टाइन मीट्स द वुल्फमैन में। पहले एक आइडिया था कि इस फिल्म को ब्लैक एंड व्हाइट बनाया जाए, जैसे मेल ब्रुक्स ने यंग फ्रैंकेस्टाइन बनाई थी, जो कि वन ऑफ द बेस्ट हॉरर कॉमेडी है। लेकिन ये आइडिया ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि ड्रैकुला मूवीज तो अच्छे खासे कलर्स में बन चुकी थी, जैसे क्रिस्टोफर ली की हैमर फिल्म्स और इससे पहले आई ड्रैकुला। ये रिलीज हुई थी यंग फ्रैंकेस्टाइन की 21वीं सालगिरह पर। एन बैनक्रॉफ्ट और लेस्ली नील्सन अपने जवानी के दिनों में एक साथ थिएटर करते थे। ड्रैकुला की बैड ट्रांसफॉर्मेशन इंस्पायर है एबर्टन कॉस्टेलो मेट फ्रैंकेस्टाइन में बेला लुगोसी के कार्टूनिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन से। इस फिल्म के कई सारे डायलॉग्स क्लासिक ड्रैकुला से लिए गए हैं और लेस्ली भी कई बार बेला लुगोसी को इमिटेट करते हैं और ओवरऑल ये पूरी मूवी चलती है हैमर हाउस की ड्रैकुला मूवीज की तरह। लुक एंड फील एकदम सेम है। लेस्ली से पहले रोल मिलने वाला था केल्सी ग्रामर को। इससे पहले लेस्ली एक और स्पूफ में नजर आए थे जो कि था द एक्सॉर्सिस्ट का, और उसका नाम था रिपोजेस्ड। आगे वो नजर आए स्कैरी मूवी 3, 4 और स्टैन हेल्सिंग में, साथ ही कल्ट क्लासिक हॉरर क्रीप शो और प्रॉम नाइट में। ड्रैकुला की भी रेफरेंस थी ब्रैम स्टोकर ड्रैकुला मूवी का, और वो रखी गई थी सिर्फ उसका मजाक उड़ाने के लिए, क्योंकि जब वो मूवी आई थी तो ड्रैकुला के हेयर स्टाइल की काफी आलोचना की गई, साथ ही कियानू के एक्सेंट की भी। लेकिन ये मौका गंवाने लायक तो नहीं था, इसलिए इस मूवी में इसका मजाक उड़ा दिया। हालांकि आपको बता दूं कि उस मूवी ने 3 ऑस्कर जीते थे। इस मूवी का बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि मेल कैरेक्टर्स इडियट्स होंगे और फीमेल्स ब्यूटीफुल। इस फिल्म की शूटिंग के टाइम लेस्ली 68 के थे, जो कि उन्हें ड्रैकुला प्ले करने वाले ओल्डेस्ट एक्टर में शामिल करती है बेला लुगोसी के साथ। ये फिल्म वेस क्रेवन की वैम्पायर इन ब्रुकलिन के साथ रिलीज होने वाली थी हैलोवीन सीजन में, लेकिन ये पूरी नहीं हो पाई, इसलिए रिलीज हुई दिसंबर में, जो कि एक बड़ा रीजन हो सकता है इसके फ्लॉप होने का, और ये मानना है मेल ब्रुक्स का। इस फिल्म के 20 साल बाद होटल ट्रांसिल्वेनिया 2 आई, जिसमें मेल ब्रुक्स ने ड्रैकुला के फादर व्लाड की आवाज दी। इसके ट्रेलर में ड्रैकुला कहता है कि इट्स गुड टू बी डेड, लेकिन इस लाइन को पूरी तरह फिल्म से निकाल दिया गया। इसके ट्रेलर में जो म्यूजिक है वो 1979 वाली ड्रैकुला का थीम है। लूसी को मारने वाले सीन में स्टीवन वेबर को 200 गैलन फेक ब्लड में कवर किया गया, जो कि वो नहीं जानते थे, इसलिए उनका रिएक्शन एकदम रियल है, और जो लाइन वो बोलते हैं वो भी। She's dead enough. ये पहली हॉरर कॉमेडी नहीं है जिसमें पीटर मैकनिकॉल एक अनडेड विलन के गुलाम बन जाते हैं। ये उनके साथ पहले हुआ था घोस्टबस्टर्स 2 में। 43 मिनट्स के आसपास ड्रैकुला कहता है कि हमें बहुत कुछ करना है और हमारे पास टाइम बहुत कम है। यही सेम लाइन 19 मिनट के आसपास बोली जाती है रॉबिन हुड मैन इन टाइट्स में, जो कि मेल ब्रुक्स की इससे पिछली फिल्म थी। तो ये थे ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर करना, वो बात जरूरी है मोटिवेशन के लिए, और साथ ही कमेंट करके बताओ कि आपको मूवी कैसी लगी, और जो भी कल्ट क्लासिक आप देखना चाहते हो उसका नाम आप कमेंट कर सकते हो। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको रास्ता दिखा सके रेनफील्ड की तरह। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।